सोडा जो होता है ना आपका, जो उसमें डालते हैं ना सोडा, हाँ तो सोडा इज स्पार्कलिंग वाटर, ओके इट इज स्पार्कलिंग वाइन, ओके, एज ए प्रोडक्ट। वाइन जो होती है वो स्पार्कलिंग नहीं होती है। नॉर्मली जितनी वाइन आती है ना, आपने वो जो वाइन के ग्लासेस अलग होते हैं, उसमें आपने वाइन डाली और उसमें से कुछ झाग कुछ नहीं निकलेगा। तो शैम्पेन स्पार्कलिंग वाइन, वाइन भी है और स्पार्कलिंग भी है। तो जो शैम्पेन जो है स्पार्कलिंग वाइन, इस तरह की वाइन बहुत सारे कंट्रीज में बनती है, और फ्रांस में भी और कई जगह स्पार्कलिंग वाइन होती है। और जो शैम्पेन रीजन है फ्रांस का, वहाँ की जो स्पार्कलिंग वाइन है, दैट इज़ वेरी स्पेशल इन नेचर। It is a very high quality, and the experts have certified it to the best possible quality of sparkling wine, and that is why it is more expensive, more than 2 times more expensive than the other sparkling wine. So this is because the grapes which are grown in the area, in the Champagne region of France. So in that region, the grapes which are grown in that climatic conditions, they are of a special quality, and then when they are used in the winery for making the wine, they make this champagne, and the name has been given as champagne for time, several hundred years. So even in entire Europe, when you say कि champagne wine, it means the ultimate. ओके, इंडिया का वर्ल्ड कप, इंडिया विन, तो वर्ल्ड कप के बाद में क्या करते हैं, वो स्पार्कलिंग वाइन होता है, इसको थोड़ा सा वो दर्द करके, और दे स्प्रे इट ऑल अराउंड, एंड देन जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको सब लोग पी के थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ दार्जिलिंग टी इज अगेन ए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। दार्जिलिंग टी इज सपोज टू बी द वर्ल्ड बेस्ट टी। नाउ अल्फांसो मैंगो, one of the best world's mango is Alfonso, जो यहाँ पे होता है रत्नागिरी में। तो it is possible that champagne wine coming from Champagne region is known as champagne. Darjeeling tea is coming from Darjeeling, is known as Darjeeling tea. Alfonso mango is not coming from Alfonso area, it is coming from Ratnagiri district. So the name can be with the place, or it need not necessarily be with the place. Okay, it is not Ratnagiri mango, it is Alfonso mango. Okay. Now, Tirupati ji ka laddu. How many of you? Many of you must have been to Tirupati, Balaji Tirupati. Tirupati यस Balaji, बालाजी में जो प्रसाद का लड्डू होता है, उसमें इलायची और काफ़ी सारे नट्स वट्स होते हैं, उसमें बड़ा स्पेशल टेस्ट होता है। और आपको 4 लड्डू खिलाए जाएंगे और आपको कहेंगे मैं बताओ वो बालाजी का प्रसाद वाला लड्डू कौन सा है, इमीडिएटली यू विल बी ट्राई टू। तो वैसा लड्डू जो वहाँ पे बनता है, उसका वही कारीगर अगर दिल्ली में बना देगा वैसा लड्डू, तो टेस्ट तो वही आएगा, पर उसको हम तिरुपति जी का लड्डू नहीं बोल सकते। बालाजी का जो है ना, वो उसका नाम मेरे समय याद नहीं आ रहा है, जो तिरुपति बालाजी का प्रसादम लड्डू जो भी है, दैट इज रजिस्टर्ड एज ए जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो सो द क्वालिटी से ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट है प्लेस। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग। आपकी कोल्हापुरी चप्पल होती हैं, कोल्हापुरी चप्पल का एक डिज़ाइन होता है ना। देन geographically used to identify goods having special characteristics originating from a definite geographic territory. जैसे एक इसमें जो लॉन्ग लीफ टी है, दैट इज दार्जिलिंग टी। और इंडिया में 1999 से पहले देयर वाज नो concept of geographical indication, and anybody in the world could keep name of their tea as Darjeeling tea and sell it as the best tea in the world. कहीं श्रीलंका की चाय है, इंडिया की भी, और आसाम की चाय, क्योंकि वो कहते थे दार्जिलिंग टी है, और उसके टैक्स से बेचते थे, एंड दे यूज्ड टू अर्न मनी because there was this Darjeeling tea was not registered as a geographical indication in India. After 1995, post WTO, जो बाहर की कंट्री यूज़ करते थे दार्जिलिंग टी, तो टी बोर्ड जो है इंडिया का, उन्होंने कहा now you can't use the term Darjeeling tea because it is a WTO regime, and Darjeeling tea is our most premium tea in India. You can't use the term. So the reply came,
is it a registered geographical indication in India? तो टी बोर्ड ने कहा कि मतलब ये तो लिखित में होते हैं ना सब काम, तो उन्होंने मिनिस्ट्री में कहा कि ये जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है इसका क्या रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है। तो फिर 95, 96, 97 में काम किया, 98 में इसको बिल बना के लोकसभा में लेके आए, राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइंड इट इन 1999. Then it came GI Act, and after that, the first geographical indication of India that was registered was Darjeeling tea. Then by now there are about I think 300, approximately 300 GIs have been registered. Yes, please. You're asking something. So you can apply any association of persons, producers, or organization established by or under the law can apply, representing and protecting the interest of the producer. और दार्जिलिंग टी के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास में टी गार्डन्स हैं जो लॉन्ग लीफ दार्जिलिंग लॉन्ग लीफ टी प्रोड्यूस करते हैं, एंड सम ऑफ दोज पीपल आल्सो हैव ए गार्डन इन दार्जिलिंग वे दे डोंट प्रोड्यूस लॉन्ग लीफ टी. तो जो लॉन्ग लीफ टी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओनर वही, कंपनी वही है, दे कैन नॉट कॉल दैट अदर टी एज द दार्जिलिंग, इट हैज़ टू बी दैट लॉन्ग लीफ टी. तो ये है कॉन्सेप्ट इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का. तो जो प्रोड्यूसर्स लॉन्ग लीफ टी बना रहे हैं, दार्जिलिंग ग्रो कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. नाउ नोबडी एल्स, सिंस वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ WTO, then if any name is protected under the GI Act in India, then none of the member WTO countries can have that name as the for that kind of product. तो इंडिया में अब दार्जिलिंग टी रजिस्टर्ड हो गया. उसके बाद में टी बोर्ड ने उनको लिखा, नाउ दार्जिलिंग टी इज रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया, यू कैन स्टॉप यूजिंग द टर्म दार्जिलिंग टी फॉर द टी यू आर सेलिंग इलीगली. So they have to stop it. पूना में एक कंपनी थी, वो फ्रूट जूस बनाती थी, और फ्रूट जूस को उन्होंने पैकेजिंग चालू किया शैम्पेन टाइप की बॉटल में, और उसी जो कवर होता है ना उसका, कुछ एल्यूमिनियम फॉइल टाइप का, उसी आइडेंटिकल, और उसका दे कॉल्ड इट्स नेम एज फ्रूट शैम्पेन. अब फ्रूट शैम्पेन तो अगर जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं एक पार्टी में, सम पीपल आर टेकिंग शैम्पेन, तो जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनके लिए हो गया फ्रूट शैम्पेन. तो भाई हम भी फ्रूट शैम्पेन ले रहे हैं, वैसी ग्लासेस हैं, और फ्रूट शैम्पेन की बॉटल में से उनको फ्रूट जूस दिया, और उन्होंने उसी तरह से उसको चीयर्स करा, और सब जो अल्कोहलिक उन्होंने शैम्पेन लिया, बाकी लोगों ने शैम्पेन जूस लिया. तो इस तरह से, पर 95 के बाद में द कंपनी पुनः हैड टू स्टॉप यूजिंग द वर्ड शैम्पेन. ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? आगे चलें. Yes. See, all these things which I have told you are not in the PPT. Okay. So you have to make some note also. In case of manufactured goods, one of the activities of either the production or processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality. Production, या तो पूरा प्रोडक्शन हो उसका, या उसकी प्रोसेसिंग हो, या प्रिपरेशन हो उसकी फॉर प्रोडक्शन. तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर. तो इसमें है कि कोल्हापुरी चप्पल है ना, आगरा की दाल मोठ, पेठा, बीकानेरी भुजिया, तो इस टाइप के हैं. इनका प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग या प्रिपरेशन उन प्लेसेस पे होती है, तो उसके नाम से ये होता है. अच्छा, लाइक ट्रेड मार्क, इट इज़ वैलिड फॉर 10 years, रिन्यूएबल एट नो टाइम, दैट मीन्स indefinitely. ये you can keep on renewing after 10 years. Every 10 years you keep on renewing it. So who will renew it? The Producers Association. That means the Darjeeling Tea Growers Association. Okay. So Darjeeling Tea Growers Association will keep on renewing it, and that association have got its own fund. Every producer, grower contributes to that annually. Annual fee is there, and then
the association will do all these things on behalf of the Darjeeling tea growers. Now, the indications which identify good as originating in the territory or region, ये repeat हो गई इसमें. So now the plant variety. Yeah, please. So in the previous slide, why this ad nauseum is written? What does it mean? And why is it like sir नीचे चला गया वो slide? Renewable ad. Yes, sir. जैसा कि हमारे जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, इसमें कुछ इस तरह के क्लस्टर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि लैटिन से या ग्रीक से लिए हुए हैं हमने. तो लैटिन या ग्रीक से लिए हुए हैं और ऐसे ही लिए जाते हैं वो. तो एड नाउसियम का मतलब है कि रिन्यूएबल फॉर एवर, ये समझ लो इसको, ठीक है ना. रिन्यूएबल परपेचुअली. Means again and again they have to renew it after every 10 years. Every 10 years you have to renew, like trademark. Trademark also you have to renew after every 10 years, but yes, it is allowed. Whereas other than trademark and GI, no other IPR is having a renewal system. Okay. Right. The design has 10 years and renewed only for 5 years, not indefinitely. Design, industrial design. Okay. But this 10 years, and after the 10 years, every 10 years you keep on renewing. And same is true for the trademark. Okay. Yes. Thank you. Now, the plant varieties. I'm trying to give the introduction so that before this our midterm, the basic introduction of all these things, we'll discuss the GI in more details. Okay. I'll give you many more examples and a lot of things I'll give you about GIs. Okay. Now, plant varieties. How the patent of plant varieties are there? Plant varieties protection. Article 27 3B of TRIPS agreement says that members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or an effective sui generis system or by any combination thereof. So, what is the meaning of sui generis system? It is that you say, okay, this is what we have produced, and this is registered or granted patent as such. Okay, by its name, the way you call it. Okay, so both ways it is possible. And there is a one called UPOV, UPOV. U is Union International pour la Protection the Obtention Vegetables. That is UPOV, UPOV. There is a French terminology in which it is, the 4 letters are taken UPOV. So POV is the in English translation. POV means the International Union for the Protection of New Varieties of Plants, which includes protection of new varieties of seeds also. Okay, this was signed in 1991. Okay, for 1961. So 1961 was signed, and when the Uruguay round of GATT negotiation was going on, then said that the individual plant variety should also be included, because the companies which are doing research in plants, their research should also be protected, and the research which is novelty is there, all these things, conditions of patentability are met, then it should also be patentable. So 1961 allowed this kind of protection of the new plant varieties. Now, the eligibility for the condition protection are 4. New, that is novelty. Let me just novelty. New is novelty. Useful, its utility, usefulness, which was there in other patents also. Distinct and stable. जो वहाँ पर था inventiveness और non-obviousness, वो चीज यहाँ पर नहीं. That is the 2 things. It should be distinct. That means it should be distinct than all other earlier varieties. Okay, so novelty and distinctiveness are somewhat similar, but
Stable word is very important. Stable means you have invented a new variety of plants and seeds are there. Seeds are sown and again the plant will come and again it will give the seeds and those seeds are again sown and those seeds will again get converted to plants and give some fruit or whatever, vegetables or whatever it is, food grains or anything. So the seeds which are coming from the next crop, when they are sown and the next crop comes, and when the next crop seeds are sown, then the next crop comes, it should be stable. Their quality and characteristics should not keep changing. That is the meaning of stable variety. Okay. Any doubt in this stable variety? So, sir, how to define like a stable variety? स्टेबल वैरायटी की आप जो उसके बीज होंगे, बीज को दोबारा सोइंग करेंगे, उससे जो प्लांट निकलेगा, उससे जो बीज आएंगे उनको दोबारा सोइंग करेंगे। तो इसको आप टेस्ट 1 महीने में नहीं कर सकते। सपोज ये एक बार सीजन आता है रबी खरीफ टाइप का, तो 1 साल में एक बार टेस्ट करेंगे, उसके बीजों को दोबारा बोएंगे तो 1 साल और लगेगा, उसके बीज करेंगे तो फिर 1 साल और लगेगा। तो 3-4 साल में आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये स्टेबल वैरायटी है। ओके, तो स्टेबिलिटी का मतलब कॉन्सेप्ट। हाँ Sir, then like we have to register, then what will be saying like this is the function or नहीं, what जो what आपका what is it? तो जैसा यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ यू नो बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल का नाम सुना है ना, नहीं सुना? Yes sir. Yeah. एक आता था वो एक और था, उसका नाम बहुत फेमस था, एक बीटी कॉटन भी था एक। तो ये सारे Yes हैं, sir, these are है ना? genetically modified, right? ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये जो है इनको 4 कंडीशन मीट करनी है आपको, जो आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किए हैं। इट शुड बी न्यू, यूजफुल, डिस्टिंक्ट एंड स्टेबल वैरायटी। तो ये सारी कंडीशन मीट होगी तो भाई कंट्रोवर्सी क्यों हुई कि ये वैरायटी तो होगी, सारी चीज़ें होगी मीट, और उससे क्या हुआ कि जो फार्मर की लैंड थी उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी तो फार्मर भी बड़ा खुश था, और 5 साल के बाद में उसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। तो ये पॉलिटिकल इशू बन गया, ये जो बाहर के विदेशी कंपनी हैं आके हमारी ज़मीन खराब कर दी। तो पहले वो ज़बरदस्ती नहीं किया उन्होंने कहा कि ये है इतना करेगी, बट व्हाट दे डिड नॉट टेल और प्रॉब्ली दे डिड नॉट नो, इसके बाद में 1 साल तक आपकी क्रॉप कुछ भी नहीं आएगी उस ज़मीन पर। तो इसकी पॉलिटिक्स तो इट इज़ यू नो सब्जेक्ट मैटर ऑफ फर्दर स्टडी एंड रिसर्च कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, बट एंड दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल इशू। बट ये जो चीज़ें हैं, so long as any new variety of plant meets these 4 conditions, new, useful, distinct and stable, then it is patentable. Okay. Shall we move Okay, ahead? sir. Why it is important to protect new plant varieties? World population is continuously growing. We were only 33 crore in 1947. We are now 140 crore. No, 107 crore more have been added to 33 crore now. In 47 it is कितना 70 कितने 74 years हुआ है। तो then agriculture productivity needs to be increased. Arable land and other resources are scarce. आपके हाउसिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कमर्शियल लैंड, उसमें मार्केट, शॉप, हाउसिंग कॉलोनीज बन जाती हैं। तो लैंड की अवेलेबिलिटी थी वो कम होती जा रही है, तो वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ यू नो लैंड। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है हमें। So improve quality with less waste and higher value and better resistance to pests and diseases. पहले होता था पूरी क्रॉप में कीड़ा लग गया और पूरी क्रॉप खराब हो गई, तो जो फार्मर था कभी होता था ड्राउट से खराब हो जाती थी क्रॉप, कभी उसकी फ्लड से ख़त्म हो जाती थी क्रॉप, कभी उसकी पेस्ट और इससे खराब हो जाती थी, कभी वो आते थे ना, क्या बोलते थे उसको, नाम मैं भूल गया, वो पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वेस्ट पाकिस्तान से तो फॉर्म्स होते हैं ना, टिड्डियाँ जो आती हैं, अभी भी आई थी, लास्ट ईयर भी आई थी वो, Yes sir. उसको क्या उसका नाम है, एक फॉर्म, लोकस्ट। हाँ 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 हाँ, क्या क्या नाम बोला? लोकस्ट। लोकस है, इसी लोकस ही है शायद। तो ये लोकस वहाँ से आ जाती हैं उड़ के, है ना, इनका क्या होता है कि दे कम इन मिलियंस। तो आई रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड
it was a news in the newspaper कि the locals are come from West Pakistan and तो वो तो उड़ के आ रहे हैं ना, वहाँ से सब आ रही हैं वो, तो उनको टाइम लगता है, आपको उनका डायरेक्शन ऑफ फ्लाइंग मालूम है आपको, तो रेट ऑफ फ्लाइंग मालूम है, तो यू कैन एस्टिमेट तो कि विद इन ए वीक इंडिया में आ जाएंगी. एंड आई वॉज इन माई चाइल्डहुड इन जयपुर एंड वी फाउंड कि जैसे वो काइट फ्लाइंग होती है ना, इस तरह से पूरे शहर में वो locals were there all around in the city and they will bite you, so you have to cover your body and then you could see the whole this thing, the sky was full of them, the whole sky was full of them and they were moving further to eastern side, so the warning signals were given. So इस तरह से कि वो सारी क्रॉप को खत्म कर देते थे, पूरी क्रॉप फार्मर की खत्म हो गई, 100% खत्म हो जाती थी उनसे. So therefore higher yield and less imports, more efficient use of inputs. You have to have more efficient use of inputs, and we need for economic development that lesser land should give more output, so that land is available for manufacturing and habitat. How many crores of people are living in slums or small huts? So if everybody has got a two-bedroom house, now I would say why two-bedroom house? For a normal family, you need four-bedroom house. One bedroom for a couple. I am not saying that there should be two separate bedrooms, but suppose there is one bedroom for couple. Two children, two rooms, so three rooms, and one room guests are coming sometimes. So everybody will need four-room house. So if you have got a four-room house to every poor person, then how much land is required? So with the lesser land, we have to have more production. And after 1961 and after 1995, India had to make itself compliant to UPO. So after 1995, we started working on it, and we came up with the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001. Plant varieties, PV, plant protection of plant varieties. हेलो सर. Yes. सर जैसे कि ऐसा हुआ था 1990s में कि यूएस की एक कंपनी ने यूएस के अंदर बासमती की वैरायटी का पेटेंट अप्लाई किया था. तो उस टाइम जैसे कि इंडिया ने चैलेंज किया था, तो सर मतलब ये पेटेंट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, जीआई टैग के लिए? अभी उस पर भी आते हैं, अभी ज़्यादा 2 मिनट ये कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में आई डिस्कस कर दैट इशू. ठीक है. ओके. अच्छा, तो ये जो है PPVFR, इसको मैं ब्लू में कर देता हूँ तो थोड़ा जल्दी से. ठीक है. तो ये PPVFR प्रोटेक्शन प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट इंडिया में 2001 में लेके, विच इज टेकिंग all components of the UPO. So we are totally TRIPS compliant after this act of PPVFR. Okay, it was a necessary thing for us and we have said yes, we'll do it. But in India अगर आप कहते हैं कि फार्मर्स के राइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फार्मर एक साल से धरने में बैठे हैं थोड़े से फार्मर, मे बी दे आर ओनली 1%, बट अगर इतने करोड़ की पॉपुलेशन में से 1% बैठे, 99% नहीं बैठे, तो 1% ऑल्सो मेक्स 1 करोड़. तो उनका जो धरना प्रदर्शन सब कुछ है, दैट ऑल्सो बिकम वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, फॉर ऑल पीपल. अभी भी है कि जो सिंगू बॉर्डर है, पीपल डोंट हैव एक्सेस टू एंटर दिल्ली फ्रॉम पानीपत एंड सोनीपत. दे हैव टू गो टू मूर्थल विलेज के रास्तों से वो होके दिल्ली में एंटर कर रहे हैं. एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर दिस काइंड ऑफ ए थिंग इज अलाउड. इससे बड़ी कोई डेमोक्रेसी नहीं होती वर्ल्ड में कि आप हाईवेज को ब्लॉक करके बैठे हैं 1 साल तक और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है. क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, देखो तो बेचारे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बेचारे किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है. तो यहाँ पर है कि लोगों का माइंडसेट भी उसी तरह का है और सारा सिस्टम
मेड फॉर ईच अदर है। तो ये जो है वी ब्रॉट दिस टर्म फार्मर्स राइट्स इन द एक्ट, and a farmer's right should also be there in this act. So we have brought protection of plant varieties and farmers' right. तो क्या है, इसका कारण भी था कि फार्मर्स जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहाँ पे फार्मिंग। तो एक say young person at the age of 18-20, he is and his father both are doing the farming activity. 1 साल 2 साल 4 साल उसको उसका क्रिएटिव माइंड है, वो कुछ सोचता है, कुछ करता है, वो नई वैरायटी ग्रो कर लेता है अपने आप। तो अपनी रिसर्च की उसने, जो है ना ग्रास रूट रिसर्च, उस तरह से उसकी भी ग्रास रूट रिसर्च है। उसने कुछ किया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये हमने नई चीज़ निकाल ली है, तो वो जो नई वैरायटी आई वो उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो हमने उसमें कहा कि अगर फार्मर का राइट है, उसने जो वैरायटी प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर उसका राइट है। तो अगर कोई कंपनी कहती है कि इसने इन्फ्रिंज कर रहा है हमारा पेटेंट को, तो उसके इंक्वायरी में वो कहेंगे ये फार्मर ने खुद ने डेवलप किया है या नहीं किया है। तो फिर इस प्रोडक्ट की फार्मर ने खुद ने डेवलप किया है तो ही कैन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। एंड दैट इज हाउ द फार्मर गेट्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हु आर मेकिंग in the agriculture field, making new seeds, new variety of seeds and all these things. So this is the need for protection of plant breeders' intellectual property. आजकल एक और चीज़ हो गई है, यू टू राइट, कहीं आप फोटो देते हो ना, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि कहाँ से लिया आपने। टीचिंग में तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू आर if you are submitting a PhD thesis, if you are submitting MTech dissertation, then it is desirable that you should say that your photo का आपने कहाँ से पिक किया है, और उसका कि आपको वो HTTP जहाँ से सोर्स है ना, सोर्स भी देना पड़ता है आपको। No publisher will publish your book unless all the photographs are authenticated by virtue of their source. So, हाँ, yes. सर आपने अभी यूपो बताया, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स 1861, और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। तो जो पहला वाला था यूपीओवी, वो उपो बोलते हैं, तो उपो। हाँ यूपो, यस सर। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये केवल प्लांट की वेराइटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और वो फार्मर्स के राइट्स जो कि थोड़ा ज़्यादा एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट हो गया उसके लिए है? या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, अदर देन कि वो एक इंटरनेशनल और एक अपना इंडिया का है? पर सिर्फ इतना सा है कि जो उनकी इंटरनेशनल जो सारी चीज़ें हमने अपने में इंक्लूड कर ली, और उसके अलावा हमने हमारे फार्मर्स राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर दिया, उसका भी क्लॉज डाल दिया हमारे एक्ट में। ठीक है, तो हमारा एक्ट है, जबकि ये उपभोग में कोई फार्मर का राइट टू एक्ट नहीं है, मतलब देयर इज नो क्लॉज, नो आर्टिकल, नो सबसेक्शन ऑन द फार्मर्स राइट्स इन उपभोग। ओके, ये गॉट सम सेक्शंस इन आवर दिस एक्ट ऑफ 2001, जिसमें कि फार्मर राइट्स के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस आर देयर। अगर मान लीजिए इंडिया का फार्मर है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, विलेज में पढ़ा नहीं था, उसने 4th 5th स्टैंडर्ड करके वहाँ पे अपना खेती करने लग गया, अब उसको इतनी नॉलेज नहीं है, और वो आके एक बड़ी कंपनी ने पुलिस में वो केस ठोका और कहा कि इसको आप अरेस्ट करो। अब उसको अरेस्ट कर लिया तो इंडिया में तो इसका हाहाकार मच जाएगा कि तो बाहर की ईस्ट इंडिया कंपनी आके हमारे को वो कर रही हैं। तो उससे हमें मतलब हमारे जो किसान भाई हैं, अपने जो फार्मर्स हैं, उनको हमें प्रोटेक्शन देना था। तो इसलिए वी हैव एडेड सम सेक्शंस in our act which are directly meant for the farmers rights, okay, जो कि उपभोग में नहीं है। ओके, क्लियर होगा? आगे चले हम। अच्छा हाँ, वो बासमती की बात ऐसा था कि जो बासमती का ना, जीआई की बात थी हमारी, कि
मैं दोबारा GI पे ले आता हूँ। Indications which identify good air originating in a territory, region or locality where a given quality, reputation or other characteristics of the good are attributed to the geographical region. Now, basmati rice is the long grain rice. ये तो सबको मालूम है ना, long grain rice होता है basmati rice. Now, basmati rice is the long grain rice which, when cooked, gives a very good aroma. जब आप बासमती, अब तो मार्केट में मैंने देखा नहीं क्योंकि काफ़ी हाइब्रिड वैरायटीज आ गई हैं, बट इन माय चाइल्डहुड इन अर्ली डेज आई हैव ईटन द प्योर बासमती. जब घर में बासमती कुक करते थे उसमें प्रेशर कुकर भी नहीं होते थे, तो बासमती का जो वो होता है ना, लिड होता है, जो कंटेनर जिसमें बासमती को हम वो कर रहे हैं, राइस को स्टीम मतलब बॉईल कर रहे हैं, उसका स्टीम बन के जब उड़ता था और हमारे किचन की विंडो से नीचे जो जाता था, तो लोग पूछने आ जाते थे आपने कौन सा राइस है, ये तो बड़ा अच्छा है. हमें तो रास्ते में जाते हुए खुशबू आ गई. तो ये वाला राइस इंडिया में कुछ जगहों पर होता है, पर्टिकुलरली जो इंडिया में जो हिमालयन तराई एरिया जिसको बोलते हैं हम, तो एक यहाँ पर देहरादून के आसपास का कुछ एरिया है, और ऐसा ही कुछ एरिया है जो पाकिस्तान में है. तो भी जो जोग्राफिकल इंडिकेशन हमेशा कहते हैं कि इंडिया का है ये, तो पाकिस्तान का इंडिया का नहीं, हमारे यहाँ भी है. इंडिया की पाकिस्तान से वो रिलेशनशिप नहीं है कि दोनों कंट्रीज कहेंगे तो हमारे भाई भाई हम दोनों मिलके इसको रजिस्टर कर लेते हैं कि इंडिया का भी और पाकिस्तान का जॉइंट GI कर लेते हैं. और आई एम नॉट इवन श्योर वेदर दे हैव गॉट एनी GI एक्ट और नॉट. हमारा भी तो 99 में आया है. वो तो उनके यहाँ काम थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं सारे उनके काम, और उसी से वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट चलती है. मतलब आर्मी कंट्रोल्स गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज they try to balance between army and the vote bank. तो वोट मिल जाएंगे तो वो इलेक्ट हो गए. इलेक्ट होने के बाद में दे नीड परमिशन ऑफ द आर्मी चीफ टू कंटिन्यू इन पावर. इट इज़ अ जनरली वेल नोन थिंग कि पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर को अपनी 5 साल पूरा करने के लिए वहाँ के आर्मी चीफ का सपोर्ट चाहिए, नहीं वो 5 साल पूरे नहीं कर पाएगा. तो इस तरह की सिचुएशन है, पता नहीं उनके यहाँ. तो इंडिया में इस वजह से हम कर नहीं पाए थे. बट अभी 3-4 साल पहले इंडिया ने कहा कि हम इसको बासमती राइस का हम GI रजिस्टर कर देते हैं, और जो बाद में होगा देखा जाएगा. लेट पाकिस्तान टेक इट फॉरवर्ड टू दिस थिंग WTO. जब ऑब्जेक्ट करेंगे तब देखेंगे. तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया उसको वहाँ पर, तो वो केस अभी चल ही रहा है. क्योंकि पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया तो हमने, हमारा आर्गुमेंट था इंडिया का कि भाई आप इसको पाकिस्तान यही कर लो, आप रजिस्टर कर लो इसको. तो कोई भी बासमती राइस को, मतलब बाकी राइस को बासमती के नाम से नहीं बेचेगा. अलावा सम प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान, सम प्रोड्यूसर्स इन सम फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान, सम फार्मर्स ऑफ इंडिया. एंड सेकंड थिंग कि जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं, इनमें से जो लॉन्ग ग्रेन राइस प्रोड्यूस करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, Indian farmers who are growing long grain rice are, lakhs and crores in number. But that rice that they are growing is not giving aroma when it is cooked. So it is not basmati rice. And the people who are growing, farmers who are growing basmati rice, that number is very small, not even 0.1% of all farmers. So जो बाकी जो लॉन्ग ग्रेन कहते हैं नहीं हमारा भी बासमती राइस है. तो इंडिया में जब भी बात होती थी तो ये जो सारे लॉन्ग ग्रेन राइस वाले कहते थे नहीं हमारा भी बासमती है, हम भी बासमती बोलेंगे इसको. तो ये कंट्रोवर्सी भी होती थी, वजह भी थोड़ा इंडिया में डिले हुआ है ये चीज़.
तो क्लियर हो गई बासमती की प्रॉब्लम? हाँ सर, मतलब सर अभी ये केस वाली पेंडिंग है। चीज़ तो है। आप अभी देखो, अभी 4-5 महीने पहले न्यूज़पेपर में आया था इसके ऊपर, न्यूज़ आइटम था 4-5 महीने पहले। तो अगर गूगल करके सर्च करोगे ना तो बासमती का जो भी कुछ डेवलपमेंट है ना वो सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा सर, तो सर जो एक और, हाँ हाँ सर एक और चीज़ हुई थी कि हाँ यूएस की एक कंपनी ने मतलब एक बासमती हाँ बासमती सर, तो उसके लिए हमने उसके लिए तो किया था ना कि दे कांट यूज द नेम बिकॉज मिसलीडिंग। उन्होंने उसको जेनेटिकली इंजीनियर करके बासमती राइस बनाया था और बासमती बोला था। दे कुड नॉट कॉल इट बासमती, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कॉल इट बासमती। तो जेनेटिकली इंजीनियर करके उन्होंने बनाया था और दे कॉल्ड इट बासमती, बट देन it was there for some time, but then it had to be withdrawn. अच्छा सर। थोड़ा सा एक और चीज लेके जाता हूँ। Patenting of traditional knowledge. Okay. Patenting of traditional knowledge is that every country has got some traditional knowledge, and the countries which have got a very long civilization have got um, more traditional knowledge. And traditional knowledge is a very wide definition. It means group-oriented and tradition-based, past, present, and future manifestations. Future manifestations of groups or individuals of their social and cultural identity. तो इसमें बहुत कुछ कवर होता है. In a nutshell, it encompasses the cultural, intellectual, and religious and spiritual properties. अब मैंने कहते हैं कि योगा से इतने तरह की योगा होते हैं, किससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं. बाबा रामदेव रोजाना सुबह 40 मिनट तक अपना वो बताते हैं. तो जो ये हमने हजारों सालों से लाखों सालों में जो हमारा जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे हम कहते हैं कि इस खाने से ये होता है, उसके खाने से ये होता है, तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, तो वो सब ट्रेडिशनल नॉलेज है ना हमारा. एंड हम जो स्पाइसेस डालते हैं कितने कितने क्वांटिटी में, दैट इज डाइजेस्टिव ऑल्सो. और आपको खांसी आ रही हो तो यू टेक ए पीस ऑफ लौंग लौंग होती है ना, जो आप एक लौंग ले लो, हुए खांसी आ रही है आपकी, इमीडिएटली सप्रेस हो जाएगी. कोई आपकी कफ सिरप उसको बंद नहीं करेगी, जितना कि एक लौंग आप उसको धीरे धीरे चूसते रहिएगा. इनफैक्ट इट हैपन्स, आई ऑलवेज कीप इट इन माय ऑफिस कि अगर मान लीजिए थोड़ी खांसी आ रही है मुझे, तो सोर थ्रोट हो गया है, तो आई विल कीप इट इन द माउथ. थोड़ा सा जूस को 3-4 मिनट तक लेते रहेंगे, खांसी ठीक हो जाएगी. तो इस तरह के जो एडवांटेजेस हैं इसके, तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, हल्दी है, हल्दी को हम मिल्क में बॉईल करके पी लेते हैं, तो उसका वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी जो है वो बहुत है हल्दी में. तो इट विल डू द वुंड हीलिंग वेरी फास्ट. आपको जो 10 दिन में वुंड हीलिंग हो 3 दिन में हो जाएगा उतना हीलिंग वुंड का. इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है हल्दी की. तो इसमें मैं वाई आई वांट टू टेक इट अप अर्लियर कि ये जो चीज़ है यू शुड नो बिफोर माइनर वन. एंड 1 मिनट. तो इसमें है कि जैसे बून सेटर्स होते थे, आपकी जो फार्म में काम करते थे लोग, उनकी जो वो होता था, इनका हल होता था, हल को वो ठीक कर रहे हैं. उनके पास में इतने औजार नहीं होते थे, इम्प्लीमेंट्स नहीं होते थे जिससे कि उसको ठीक करें. तो हाथ से उन्होंने किया, हाथ से उनका शोल्डर का जो बोन है, शोल्डर का बोन डिस्प्लेस होना वो एक कॉमन थिंग इन विलेजेस. जो कॉमन चीज़ थी कि शोल्डर का बोन डिस्प्लेस हो गया, तो you have all studied basic biological sciences and all that body part. तो शोल्डर का जो बोन होता है वो डिस्प्लेस हो गया, उसको सेटिंग करते हैं उसको. तो जो बोन सेटिंग हुआ
तो प्रॉब्लम वाज सो कॉमन कि किसी न किसी होता ही रहता था। तो देयर वर सम स्पेशलिस्ट हु आर नोन एज बोन सेटर्स। जो अच्छा, वो जो बोन सेटिंग है वो आपको जो आप एलोपैथिक सिस्टम में जाएंगे तो कहीं अच्छा आपकी हड्डी टूट गई तो इसको वो कर करा के थोड़ा सा प्लास्टर लगा देंगे, और जो जिस पोजीशन प्लास्टर लगा उसी पोजीशन में वो हड्डी कंटिन्यू कर जाएगी फ्यूचर में। यू मस्ट हैव सीन सम पीपल हैव गॉट कुछ शोल्डर में प्रॉब्लम होती है कि जो कोई प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे वेंट फॉर एलोपैथिक ट्रीटमेंट। और जो बोन सेटर्स हैं और नीचे से हाथ को ऊपर को किया, टक टक इधर से उधर किया, और उन्होंने कि अब आपकी बोन सेट हो गई है, जहाँ पहले थी वहीं आ गई है, हाउ डू यू फील। आपने हाथ ऊपर किया, नीचे किया, दाएं किया, बाएं किया, आपने अपने तो ठीक हो गई। तो इस तरह की ट्रेडिशनल नॉलेज थी जो बोन सेटर्स के पास में होती थी। उस तरह की एलोपैथी में आज तक भी नहीं है कोई चीज़। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज रही है हमारी वो बहुत रिच रही है। नाउ कमिंग टू दिस रिलेशन विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इट इज़ नॉट नोन टू पीपल इन द वर्ल्ड। तो what is obvious in native country becomes non-obvious abroad. अब हल्दी की प्रॉपर्टी हमें तो मालूम है, एंड प्रैक्टिकली देयर इज हार्डली एनी हाउस होल्ड जिनको ये हल्दी की वोंड डीलिंग प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी, सबको मालूम है। बट because it is not so well documented in the literature, scientific literature, it is possible that some patent examiner in some country can give a patent on this kind of a presumable invention. उसने कहा ये हमने इन्वेंट किया है और इसका ये है, तो उसका पॉसिबिलिटी है पेटेंट करने की। तो इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस एंड थ्रू इंटरनेशनल डेटाबेसेस। तो इसमें हुआ एक हल्दी का बड़ा इम्पोर्टेंट केस था, फेमस टर्मरिक हल्दी पेटेंट, सिंगल हर्ब नोन फॉर यूज ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग। ठीक है, यूज ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग। और सुमन के दास एंड हरिहर पी कोहली, ये दो NRIs थे जो USA में थे। दे टुक अप्लाई फॉर पेटेंट application and this was a patent application number, and they got this patent in it was granted to them for use of turmeric at the site of an injury by topical application and oblique or oral intake of turmeric will promote healing of wounds। तो ये इनका क्लेम था। इस क्लेम के बेसिस पे इनको पेटेंट अवार्ड कर दिया है, पेटेंट एग्जामिनर ने ये इनका जो डेट ऑफ पेटेंट है मार्च 28, 1995 इन्होंने फाइल किया था। ये 93 दिसंबर 28, ये दिख रहा है यहाँ पर वेयर माइक्रोसर्विस 93 में इन्होंने अप्लाई किया और इनको मार्च 28, 1995 को इनको पेटेंट ग्रांट हो गया। I told you in the beginning of the class that in USA the system was that पेटेंट एग्जामिनर ने जो कह दिया वो हो गया, उसके बाद में अगर आपको लगा कि वो गलत है तो यू आस्क फॉर रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट, वो कैंसिल कर देंगे उसको अगर आपकी बात सही होगी तो इंडिया ने जब था तो इंडिया के पेटेंट ऑफिस ने इनको चिट्ठी लिखी भाई ये पेटेंट इन्होंने ग्रांट किया है, इट्स नथिंग नॉवल्टी इन दिस। इंडिया में तो इट इज़ ए हाउस होल्ड नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी से काम नहीं चलेगा, यू गिव एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट इज हाउस होल्ड नॉलेज, इट इज ऑलरेडी नोन एंड नॉवल्टी इज नॉट देयर। So this task was given by Patent Office, Control General of Patent Design and Trademark, to CSIR. तो CSIR के डायरेक्टर जनरल थे मशेलकर, डॉक्टर मशेलकर। तो CSIR ने इसमें काफ़ी किया, तो उनको बड़ा मुश्किल से
उनको बहुत डिफिकल्टी से एक वो मिल पाया कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है इंडिया का, ठीक है। सो sir, in या case they may have patented, but this is this a discovery or invention? Like inventions are only patented. हाँ, तो ये तो पेटेंट तो इन्वेंशन तो नहीं है ना, ये हरिहर कोहली का और इसका सुमन दास का इन्वेंशन नहीं है ना ये। इट इज ट्रेडिशनल नॉलेज ऑलरेडी नोन। तो डिस्कवरी तो वो करोगे जो नहीं था नोन, समझ रहे हो? यू डिस्कवर समथिंग विच वाज नॉट नोन एंड यू हैव डिस्कवर्ड इट। पर ये तो डिस्कवरी नहीं है ना, ना तो इन्वेंशन है ना डिस्कवरी है। इट इज ट्रेडिशनल नॉलेज ऑलरेडी नोन टू एवरीबडी इन इंडिया। Yes, sir. But in case this was not a traditional knowledge, then it would have been a discovery or invention. तो डिस्कवरी होता तो फिर नहीं मिलता उनको, क्योंकि डिस्कवरी पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ सपोज एनी सच सिचुएशन वेयर यू डिस्कवर एनीथिंग, ओके, तो तभी भी नहीं मिलेगा। इट शुड बी इन्वेंशन, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन्वेंशन, देयर शुड बी रिसर्च प्रोसेस व्हिच हैज गॉन इनटू इट, ओके। अगर कोई, इफ यू गिव मी a particular thing as example, then I can clarify your doubt more effectively, okay. Sir, I was just saying, like, if they have just invented that, this is not an invention. This is just this is discovery that turmeric can heal wound. Just देखो, टर्मरिक की जो ओनली प्रॉपर्टी, इट इज नॉट ए डिस्कवरी, इट इज नोन टू एवरीबडी इन इंडिया। डिस्कवरी तो होगी जो कि विच इज नॉट नोन एंड यू डिस्कवर इट। जैसे इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा एज फार एज यूरोप इज कंसर्न, है ना। यूरोप, इन यूरोप दे वांटेड टू रीच इंडिया, तो कोलंबस गया, वो इंडिया की खोज करते करते वो पहुंच गया यूएसए में। तो वो यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज अ डिस्कवरी, बट इंडिया के लिए तो, इंडिया के लिए इंडिया की डिस्कवरी थोड़ी हुई। तो जहाँ पे कि फ्रॉम योर बैकग्राउंड, योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू वांट टू डिस्कवर समथिंग, you discover. If you have discovered something, it is not an invention. You don't get a patent for it. Okay. yes, sir. Right, जैसे गोल्ड है, इस तरह से सपोज एक और मेटल है, गोल्ड या सिल्वर की तरह एक और मेटल आपने अभी सपोज आप कुछ करते हैं रिसर्च करके, आप उसको कहते हैं कि यार एक है ये गोल्ड और सिल्वर नहीं है, ये दोनों का बीच का कलर है, इसको सियोल्ड कह देते हैं, सिल्वर गोल्ड को मिला के सियोल्ड बोल देते हैं इसका नाम। और जो सियोल्ड नया मेटल निकला सिल्वर और उसके बीच का कलर का, इट इज़ न्यू मेटल, एलिमेंट भी है, मेटल भी है, बहुत यूजफुल भी है, क्योंकि दोनों की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने डिस्कवर कर लिया, तो वो जो नया एलिमेंट आपने डिस्कवर किया उसका पेटेंट नहीं मिलेगा आपको। पर जो प्रोसेस है, आपने जिस प्रोसेस से you have you have made this sealed new metal, जिस प्रोसेस से आपने प्रोसेस को आप प्रोटेक्ट वो कर सकते हैं। और जो आपने डिस्कवर कर लिया, जो मेटल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज डिस्कवरी। Yes, sir. Now it is clear. दैट इज डिस्कवरी विच इज ऑलरेडी देयर इन द नेचर, ठीक है। डिस्कवरी, you have discovered a metal which was already there in the nature but you did not know। तो जो when you did not know, वर्ल्ड में किसी भी केमिस्ट्री के आदमी को नहीं मालूम था ये बात, तो किसी ने, एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने और रिसर्च स्कॉलर ने मिलके एक नया मेटल ढूंढा, और उनको उसमें कि बहुत साल लग गए, 4 साल लग गए उनको करने में। उसके बाद कहा कि इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, इट इज़ एन मेटल, इट इज़ एन एलिमेंट, जो होता है डेफिनेशन की कंपाउंड, और उसका जो होता है ना एलिमेंट का बेसिक डेफिनेशन की, उसके सारे मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट जो उसका होता है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो उस हिसाब से कि दे कंटेन ओनली वन एलिमेंट। तो उस तरह से उन्होंने कर लिया, तो दैट इज डिस्कवरी। तो दे विल नॉट गेट पेटेंट
on this discovery, they will get a patent on process of extracting that metal from whatever the ore is there. Okay. Yes, sir. Clear हो गया ना ये? Yes, sir. Yes. So now millions of rupees were spent in getting the patent revoked, क्योंकि इंडिया में कहीं इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिली। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिली कि सबको मालूम है, सबको मालूम है कि हर आदमी पानी पीता है। आप कहते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आओ कि पानी पीते हो सब लोग। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है कि पी रहे हैं ना सारे लोग, देख लो आप, तो देखने से नहीं मालूम पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए थे हिस्टोरिकल। तो इसको फिर काफ़ी मुश्किल के बाद में वी केम टू दिस काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद में ये प्रायर आर्ट फॉर टर्मरिक मिला हमें उर्दू में 1879 का। वो कहते हैं कि अगर ये आप कहते हैं कि हिस्टोरिकल चीज़ है, सबको मालूम है, तो उसको बताओ। तो ये उर्दू का डॉक्यूमेंट मिला। कैन यू सी दिस? 1879। और जो कि डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल को निकाला कहीं से, और इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आज की डेट का नहीं है, ये पहले के ज़माने का है। इसका टाइपिंग से देख सकते हो, टाइपराइटर से टाइप किया हुआ है ना। आजकल अगर अभी करते हैं हम टाइप, तो इसको तो कंप्यूटर से लेज़र प्रिंट में कुछ एरियल लिया उसमें करते हैं ना। तो इट इज़ ए मैनुअली टाइपराइटर से 100 साल पहले की टाइप है। हल्दी और हल्दी पाउडर टेकन डायरेक्टली एज ब्लड प्योरीफायर, क्योर्स जॉन्डिस, एनर्जेसिक locally if applied locally, and anti-inflammatory. The extract is the best tonic for eyesight and wound healing and wound infections. And the references are Maksanul और विद्या उर्दू में दिस इज 1879, एंड मौलवी नूर करीम ने इसको वहाँ से जहाँ से भी ये ढूंढ के लाए। तो इसके बाद में इस एविडेंस बाद में हमने सबमिट किया यूएसए में, और यूएसए पेटेंट ऑफिस में, तब उन्होंने उसको पेटेंट को रिवोक कर दिया, है ना। On re-examination with all our document evidence, USPTO came to the conclusion that it was not a patentable invention and therefore cancelled the patent. Okay. After this, Indian government took the initiative to develop traditional knowledge, develop a digital library, TKDL, traditional knowledge digital library. So there was a task force set up कि if there is a problem, such thing can recur also in future. So what should be the solution? So the task force gives a report that we should create a traditional knowledge digital library which should be available to all patent examiners all over the world, so that this kind of misuse of our traditional knowledge in incorrect grant of patent abroad should not be there. So the finance minister announced in 2001 budget speech that we have allocated about 80 crore rupees for developing traditional knowledge digital library. So traditional knowledge digital library. So now this traditional knowledge digital library was created, which has database in 40 languages, including all Indian national languages, which are about 17. Then digitizing images of 20,441 shlokas identified from Ayurvedic texts, and Kerala is very strong in this. And Ayurvedic information
from 35,000 shlokas, verses and prose and formulations is transcribed into about 4 pages each. This TK resource classification, it was done translation in Hindi, Spanish, Hindi, Spanish, German, French, Japanese and some other languages. It was completed, and after that for this TKDL, an interdisciplinary team of 28 Ayurveda experts, 2 patent examiners, 5 IT experts, and 4 NESCOM scientists and technical officers worked and came out with the 1.4 lakh pages of TKDL website. So now it is available to all people, okay, anywhere. So now IPR enforcement, there are courts and IP offices in India, the jurisdiction, 4 patent offices, 5 trademark offices, and design I have already told you. Then separate copyright registry. Earlier it was the Ministry of HRD. Then it was shifted to Ministry of Commerce and Industry under the Department of DIPP, Department of Industrial Policy and Promotion. That was the full name of DIPP. Then 3 years back, its name was changed to DPIIT, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. And under this department, the Copyright Office has been shifted, and there is an Intellectual Property Appellate Board, IPAB. Now it is in the process of being wound up, but it has been there till last year. Very effectively it was working. Then the district courts are there, high courts in every state, and Supreme Court of India. The court's hierarchy is this: highest is the Supreme Court, next is the High Court, and below that is the District Court. So any decision of the IPAB could be challenged in the High Court only. And IPAB, the decision of the Controller's Office could be challenged in this IP Appellate Board. One could do the appeal. And there are one chairman of the IPAB, followed by one vice chairman, and then there are 2 members. One is the patent expert, other is the trademark expert. This is the 4 persons constitution of the IPAB. Headquartered in Chennai. And IPR enforcement, and IPR enforcement is generally prevalent in the following IPs: trademark, patent, design, copyright, everything. So different types of penalties are there. For copyright, rectification, civil suit, criminal action. There was you are all aware of the Jawahar Book Depot in Besarai? No, sir. No, sir. So maybe those of you who come in the 4th year and prepare for UPSC will know about it. Sir. In the entire country, people place order to Jawahar Book Depot, and he supplies to the entire country. Now, some publishers felt that this
Jawahar Book Depot is, it is known for the civil services, material preparation and all that. They are trying to do some infringement of copyright, and they collect evidence and all that. So the Jawahar Book Depot was raided. And some photocopy machine, like in Delhi University, many places it was raided, and many people had to go to Tihar jail until they got a bail. For about 1 or 2 weeks, they did not get bail. And so in copyright, there can be a criminal action also. In trademark, there is criminal action. In patent, there is threat of action. When I say threat of action, it means you ask the police कि ये like you say that there is a pen का क्या होता है, रेनॉल्ड है, रेनॉल्ड आता है ना एक पेन, क्या स्पेलिंग होती है रेनॉल्ड की? REYNOLDS REYNALDS लिख देगा कोई तो डिफरेंट हो गया ना? यस सर। अच्छा, तो किसी ने उस तरह के पेन देखने में लोगों को दुकानों पे आपने सप्लाई कर दिया, तो दुकानों पे रेनॉल्ड का गलत स्पेलिंग वाला चल रहा है, लोगों को नहीं मालूम है। तो जब उसकी बिक्री कम हो गई रेनॉल्ड वाले की, तो उसने कहा कि क्या करें, तो उसने कहा पुलिस में एक केस डाला कि ऐसे ऐसे हमारा ये वो कर रहे हैं, है ना, ट्रेडमार्क में डाला उन्होंने। तो पुलिस वाले ने उसको थ्रेट किया, या तो तुम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे को हम जेल में डाल देंगे। तो इंडिया में काफ़ी बार तो पुलिस की थ्रेट एक्शन से ही काम चल जाता है, वो बंद कर देता है बनाना। तो 100% इन्फ्रिंज कर रहा है या 50% इन्फ्रिंज कर रहा है, वो सब उससे हो जाता है। सर वो इशू क्या था, आप वापस बताएंगे? कौन सा वाला? पेड़ सराय वाला जो आप बता रहे ये था कि वो बुक्स को, जो पब्लिश बुक्स हैं, एक्सपेंसिव बुक्स, उनको फोटोकॉपी करके वैसे ही बाइंडिंग करके बेच रहे हैं। अच्छा। ये डिस्कस दिस थिंग अर्लियर, जो था ना ये वाला, जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट था ना, ह्यूमन राइट, जो इंडिया की IPR पॉलिसी है, वी हैव डिस्कस इट अर्लियर। एंड IPR पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ये हम लोग पहले डिस्कस कर लिया था। इस वाले स्लाइड में थोड़ा आगे पीछे वी हैव डिस्कस ऑल्सो दिस थिंग कि मैनेजर यूजेज ऑफ IPRs, तो मेक श्योर दैट देयर इज क्लैरिटी ऑन द इशू रिलेटिंग टू राइट्स ओवर द इन्वेंशन। आपका जो इन्वेंशन है उसका किसका राइट होगा, कंपनी का होगा कि उसका होगा, जॉइंट राइट होगा, क्या होगा, यू शुड हैव क्लैरिटी एंड इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, तो सपोज आपका R&D साइंटिस्ट कोर्ट में चले जाता है कि साहब रिसर्च तो मैंने किया, सारा काम तो मेरा है, मैं दिन और रात के 12 बजे तक काम किया मैंने, तो मेरा भी इसके ऊपर जॉइंट राइट होना चाहिए। कंपनी कहती है हमारी तो पॉलिसी ऐसी नहीं है, आपने जो रात के 12 बजे तक रोज़ाना काम किया 1 साल तक, तो हमने आपको इंक्रीमेंट दे दिया, सैलरी बढ़ा दी, प्रमोशन दे दिया, आपको पैकेज बढ़ा दिया। तो ये इस तरह के कोई हो सकते हैं, तो इट शुड बी क्लैरिटी ऑन ऑल दीज थिंग्स। Then for maintaining confidentiality of R&D information, there is a non-disclosure agreement. Every person in the company, particularly the R&D people and science people, they have to sign it. Then basis on naming the inventors, 4 में से पहले का तो क्लियर होगा, सीनियर मोस्ट है, बाकी फिर उसमें क्या सीक्वेंस होगा उनका, हुई द सेकेंड इन्वेंटर, हुई द थर्ड इन्वेंटर, तो उसका भी एक हमेशा इशू हो जाता है। 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो सेकंड थर्ड फोर्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। देन कौन सी इन्वेंशन एम्प्लॉयरी की, कौन सी एम्प्लॉई की है। आप एक कंपनी है जो केमिकल बनाती है, फार्मास्यूटिकल बनाती है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक सम इंजीनियर इज वर्किंग, केमिकल इंजीनियर है, केमिस्ट्री का है। अच्छा, उसको लगता है कि जो सड़कों पे झाड़ू लगती है, वो झाड़ू जो लग रही है वो बड़ी स्ट्रेनुअस है, फिजिकल लेबर होता है। फिजिकल लेबर होता है तो उसमें है कि एक आदमी थोड़ी झाड़ू लग थक जाता है, बैठ जाता है, फिर झाड़ू लगता है, फिर थोड़ी बहुत झाड़ू लगाता है। तो जो काम अगर मशीन से करते, जो काम 8 घंटे की मशीन में एक आदमी सीट पे बैठ के झाड़ू लगाने काम कर सकता है, उसको करने के लिए आज ही 20 आदमी चाहिए। 20 को सैलरी देंगे तो आपका इन्फ्लेशन होगा,
और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और जो खाली झाड़ू लगा रहा है हाथ से, उसकी सैलरी आप कितनी बढ़ा दोगे तो गरीब ही रहेगा ना वो तो। So if you can have more skilled people, a higher salary, then we should eliminate all the purely unskilled workers' jobs. They should all be done by some technology. तो जो प्योरली अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो दे आर लोएस्ट पेड, और उसमें सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि गवर्नमेंट हैज़ टू हैव द सिस्टम ऑफ ए मिनिमम वेज रेट. तो यू कैन एम्प्लॉय ए पर्सन एट मिनिमम वेज रेट. और वो मिनिमम वेज रेट पे आप एम्प्लॉय करते हो तो फॉर्मली तो वो ठीक है, पर प्रैक्टिस में जो होता है वो हो नहीं पाता उस तरह का. प्रैक्टिस में द पीपल हु आर वर्किंग एट बिलो द मिनिमम वेज रेट ऑल्सो, तो वो तो गरीब ही रहेंगे हमेशा. तो उसने एक इन्वेशन किया और उसने कहा कि ये मशीन है, इसको एक झाड़ू लगाने के लिए इस तरह के मैकेनाइज ब्रूम बना दिया उसने. ब्रूम मतलब झाड़ू. तो उसका पसंद इन्वेशन हुआ कंपनी का हुआ जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल बनाती है. बताओ किसका हुआ वो इन्वेशन? कंपनी को होना चाहिए. कंपनी का ही होगा. कंपनी का काम है फार्मास्यूटिकल ड्रग के ऊपर रिसर्च करना. झाड़ू बनाना थोड़ी कंपनी का काम. उसने अपने सैटरडे संडे स्पेयर टाइम में उसने झाड़ू बना दी, मैकेनाइज झाड़ू. तो उसे कंपनी को क्या उसे लेने देना बताओ? कंपनी के प्रीमिसेस में अगर कोई काम हुआ है तो हाँ, तो कंपनी में थोड़ी क्या उसने काम, उसने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के उसने वो मैकेनाइज सिस्टम करके उसने उसको पेटेंट कर दिया. कंपनी में तो कर भी नहीं सकता वो. फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसका ना तो प्रोटोटाइप बना पाएगा वो, ना कुछ कर पाएगा. ठीक है ना. तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये झाड़ू से रिलेटेड मैकेनाइजेशन और झाड़ू से कुछ नहीं हो काम किया उसने. पर ये कंपनी ने कहा कि आप जो भी पेटेंट करोगे हमारी ओनरशिप में करोगे. तो कोई कंपनी को खरीदा थोड़ी है अपने एम्प्लॉई को. गुलाम तो नहीं है ना एम्प्लॉई इनका. तो उसमें ये होता है नॉर्मली कि जो आपकी कंपनी से प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ रिसर्च डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो भी इन्वेंशन है दैट विल बी अंडर द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. कंपनी उसमें ओनर होगी. जो उसकी पर्सनल कुछ कर रहा है, झाड़ू बना दी उसने, उसके लिए कंपनी का कोई राइट नहीं होता. वो एम्प्लॉय की इन्वेंशन मानी जाएगी. ठीक है. बिकॉज दैट एम्प्लॉय इज डन not in the company premises, not with the resources of the company. Okay? Sir, I have a question. Yeah. So let's say उसी pharmaceutical company में the company is making a new drug. Let's say it cures cancer. ठीक है. मतलब in a very efficient way. ठीक है. वो 2 साल कंपनी ने काम किया उस ड्रग पे एंड मतलब they were not able to successfully build that drug. ठीक है. तो जो एम्प्लॉय उस ड्रग पे काम कर रहा था उसे उसके मतलब लिमिटेशंस पता थे कि मतलब कहाँ पे मतलब इश्यूज हैं मतलब उस ड्रग में. तो वंस द कंपनी अबैंडन द डिवीजन रिसर्च ऑन दैट ड्रग and after that words the employee leaves his job and start working on the abandoned drug idea and improves it. मतलब क्योंकि उसे limitations पता थी उस drug की कहाँ पे कमी है and उसके बाद उसने उसका पेटेंट करवाया. तो like so will there be any conflict as far as the intellectual property? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. जो उसकी नॉलेज है उसके पास में है और उसके बेसिस में नौकरी सभी चेंज करते रहते हैं. तो अपनी नॉलेज को थोड़ी पहले छोड़ाएगा वो. वहाँ पर सारी नॉलेज है ना उसकी. इंटेलेक्ट तो ही विल वर्क ऑन समथिंग. तो जो उसके बाद में जो पहले तो उसमें कोई वो नहीं था ना, क्लेम नहीं था ना कुछ भी. जो पहले रिसर्च थी उसमें क्लेम तो था ही नहीं. जो क्लेम नहीं था तो इट वॉज पब्लिक नॉलेज. क्लेम से ही तो वो आपकी प्रिविलेज नॉलेज बनेगी ना. तो जब आपकी मतलब वो पब्लिक नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है, पब्लिक डोमेन में वो नॉलेज, उसके बाद में फर्दर वो दूसरी कंपनी में काम करने लगता है तो वो कहता है कि हाँ ये आई हैव रीच्ड दिस स्टेज और इसको पेटेंट फाइल कर देते हैं और पेटेंट में ये हमारा क्लेम है. तो पहले का तो उससे वो नहीं होगा ना. Sir, I have a question. Yes. Yeah. Sir, in the you said basis of naming the inventors. So is that like suppose they give it for license or something,
is that percentage or something will vary according to the हाँ, तो वो है कि उसके लिए उनको पहले से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए देयर शुड बी सम नॉर्म्स। ओके, ना कि कोई पेटेंट है उसमें 3 ऑथर हैं, है ना, अब 3 जनों के जॉइंटली है वो, तो पहले तो साइंस टेक्नोलॉजी में तो 10-15 भी होते हैं, तो वो उन सबका एक हायरार्की है, उस सब में किसको कितना परसेंट मिलेगा वो सब दिया हुआ है। So there is no fixed norm, no sir. It will be according to the how they make the agreement. Is it like that? नहीं, IIT का जो अपना नॉर्म है कि पेटेंट को कमर्शलाइज कर रहे हैं, तो उसका जो इन्वेंटर्स में जो पहला नाम जिसका है उसको सपोज हम कहते हैं 40% मिलेगा, दूसरे को होगा 30% मिलेगा, तीसरे को 20% मिलेगा, और मान लीजिए 10 हो गए तो पहले को 30%, देन 25%, देन 20%, देन 50%, देन 10%, देन 5%। खाली 2 ही जने हैं तो पहले को 60%, दूसरे को 40%। तो जो नॉर्म होगा आपके पास में, इसके नॉर्म की जरूरत है ना बनाने की। पर IIT में भी हम इस तरह तक पहुंचे ही नहीं है कि नॉर्म की जरूरत पड़ेगी, कुछ कमर्शियलाइज होता नहीं है यहाँ पर। Okay, so but is there any IIT को बनाने चाहिए ना ये नॉर्म्स? So, but generally, I am asking. Suppose in an organization or somebody, private people, 2-3 people are joining and making a invention, and when they then they have to have an agreement. Sir? They have to have an interpersonal agreement, joint agreement करना पड़ेगा ना कि हम इसको कमर्शियलाइज कर रहे हैं, तो इससे जो प्रॉफिट आएगा उसको हम किस प्रोपोर्शन में वी शुड डिस्ट्रीब्यूट इट। जो रॉयल्टी आएगी वो कितने परसेंट में बांटे, जैसे वो 10% रॉयल्टी है एंड देयर 3 पर्सन्स, तो जैसे कि 4% प्लस 3% प्लस 3%, या 4% प्लस 3.5% प्लस 2.5%, ठीक है ना? Okay. तो ये they have to have an agreement when they commercialize it. Okay. If they are private people. If they are in the organization, they will have to follow the organizational norms. Now, another managerially important thing is that ये जो है utilization of patent information, research and development and business, then patent analysis, indicators and mapping, तो इसके लिए होता है कि जो भी कुछ होता है वो जो पेटेंट के जो पैटर्न, लाइक केमिकल टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक, किस फील्ड में पेटेंट्स का रेट ऑफ ग्रोथ वर्ल्ड में किस डायरेक्शन में जा रहा है, कंट्री में कहाँ जा रहा है, किन के पेटेंट फाइलिंग किन एरिया में ज़्यादा हो रही है, पेटेंट फाइलिंग किन एरियाज में पेटेंट ग्रांट ज़्यादा हो रहा है, किन एरियाज में पेटेंट ग्रांट के बाद कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ग्रांट पर 100 पेटेंट फाइल, देन कमर्शलाइजेशन पर 100 ग्रांटेड पेटेंट्स, ये सारे इश्यूज हैं जो कि you have to see, and then it gives you a little better idea about the whole thing. And keeping the records of research every day, whatever you do in the lab, at the end of the day you should keep a record, what have you done. Okay, it is very important that whatever is your research, it should be documented on the same day night, because later on if there is any infringement case anywhere in the world or anywhere in the country, then you can prove that, look at our the file, every day we are putting in record how much we have done, what is the stage of our research. So nobody can take you to court on basis of the infringement, because your research is already there. And maybe it is possible that you say कि ये तो हमने उस दिन कर दिया था रात को, कहता हूँ आपने 4 दिन बाद किया है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। Then आपको evaluation of the merits of invention from the economic point of view, valuation of patents, we'll discuss the methods of valuation of patents, then negotiating licensing of patents. We'll discuss this also. When you negotiate, what are the principles of negotiation and how we negotiate on the patent. Then license agreement is important. Last is that protection of confidential information.
while making essential disclosures, while in service, while termination of the services, while considering compensation to the employees. So all these things are important, and we'll just try to cover two things. Motion strategy for IPR in academia. I would like to take up academia wala at the end of the course. Okay, there are 3 slides. I'll discuss in more detail these 3 slides at the end of it, and this can be concluded. We are in the era of knowledge economy. Knowledge management is key to success. Our industry needs to become IPR savvy. We can meet the challenge of growing competition in the WTO era through knowledge of patents and other IPRs. Basic knowledge of patents, IPRs is essential for engineers, scientists, and management. Okay, I'll WTO era, speed of R&D, patenting and commercialization of patents are the keys to success. So you have to do research and development, patent it, and commercialize it. So research, patent, commercialize. These are the most important things. Okay. So thank you very much. Anything else you want to ask? Sir, about minor exam. हाँ बताओ, वो कहाँ पर है, वो हो गया सब भाई? Yes, sir, I have received. हाँ जिशान बताओ. 79 students. कितने क्वेश्चन दे दिए सबने मिला के अभी तक? Total 302 questions we have. तो मुझे एक फाइल भेज दो ना वो सब. Yes, sir, I have mailed you. अच्छा मेल कर दिया है? हाँ मैंने देखा, अभी भी मेल आया था इससे पहले, मैं देखा था ना इसका. तो I'll make some questions. Sir, कुछ और पूछना है? Yes, sir. What will be the timing, sir? When the exam? टाइमिंग बताओ कितना? 1:30 सबमिशन टाइम है ना? Yes, sir. तो कितना टाइम ज़्यादा चाहिए बताओ? How many questions will be there, sir? I think 2 hour पहले कर देते हैं हम. We'll load it at 11:30 so that in 1.5 hour you can do it, and 10-15 मिनट खोलने के 10-15 मिनट वाइंड अप करने के. ठीक है? Excuse me, sir. हाँ. Sir, can we start at 12 because there is a previous exam which will be going to finish at 11 a.m. We will provide you a slot. It would be like 11:30 to 1:30, and you can log in between that time and give the test. So if in that case, if anyone is able to log in at 11:30, he can start the test and he would be free by the time that is stipulated. ऐसे कि हम है ना इसको quarter to 12 तक लोड करेंगे, जब तक हो के चुकेगा you will get 1.5 hour easily. Okay? Yes, sir. ठीक है? Okay. Right? So it will be in Moodle, no, sir? Moodle. Yes, it would be MCQ based, like it was conducted as mock test last week, and you would be given approx 2 hours window to complete the test. Okay. Sir, how many questions will be there? It is not decided yet. It would be somewhere between 30 to 60. Okay, sir. So please easy questions दीजिएगा. ठीक है. Okay. We will decide. Hello. Yes, sir. Anything else you want to ask? So one minor question, when we were talking of traditional knowledge systems, तो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स में यूएस ने टर्मरिक को पहले पेटेंट करा लिया था, जिसे रिवोक किया गया. अगर हम उसे रिवोक के लिए ये जो पूरा इनिशिएटिव और एफर्ट्स थे ना करते तो क्या होता? हम जब हल्दी यूज़ करते या टर्मरिक का वाला उस तरह मेडिसिनल यूज़ करते तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता? नहीं. एक्चुअली ये है ना, जो यहाँ पे हमारे जब WTO का डिस्कशन चल रहे थे ना, उस समय हमारे यहाँ पे इतनी गांव में इतना भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि अब देखो आप नीम के पेड़ के नीचे सो नहीं सकोगे, नीम को पेटेंट कर लेंगे वो लोग, नीम का पेड़ उनका हो जाएगा. पता नहीं इतनी झूठ बोल के वो यहाँ पे जो, क्योंकि इट वाज मोर यूरोपियन एंड कैपिटलिस्ट कंट्री ओरिएंटेड ना, जो
पूर्व के राउंड जितना भी था सारा 86 में चालू हुआ था। उसमें 86 में तो कम्युनिस्ट ब्लॉक पूरा वैसे ही था। तो 1990 के बाद में डेमोक्रेसी आई है कम्युनिस्ट वर्ल्ड में। तो 86 से ही उन्होंने इतना बोलते थे, अब देखो आप दवाई नहीं खा पाओगे, वो दवाई के 1,000 रुपये की गोलियां कर देंगे सब, अगर बुखार की गोली 1,000 रुपये की कैसे अफोर्ड करोगे। बहुत इतना झूठ बोला गया। इनफैक्ट आई टेल यू दैट सिंस आई गॉट इनटू दिस इन 92 ओनली, तो IPR का जो भी कोई सेमिनार होता था मैं चले जाता था। एक JNU में तो सारे लेफ्ट ओरिएंटेड ही थे ज़्यादातर फैकल्टी। तो एक फैकल्टी का प्रोफेसर थे वहाँ पे, उनका एक वो था लेक्चर था, उसमें फिरोजशाह रोड पर ICSR का एक सेंटर होता था। तो मैं वहाँ पर गया उनका लेक्चर सुनने, शायद मुझे कुछ नॉलेज बढ़ जाए। तो उन्होंने अपना लेक्चर दिया, उसके बाद ने कहा कि अब ये जो सब दवाइयों के महंगे हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट पेटेंट खत्म हो जाएगा, तो सारी दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाएंगी जितनी भी हैं। तो उस समय बिल्कुल नई नई चीज़ें थी। मैंने कहा कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आप ये बताइएगा कि जो नई दवाइयाँ जो अब पेटेंट होंगी उनका प्रोडक्ट पेटेंट मिलेगा, उन्हीं के ऊपर तो जो प्राइस रखेंगे वो लोग, मतलब प्रोडक्ट पेटेंट जो लाइसेंस करेंगे उसकी जो भी प्राइस रखना चाहेंगे रख लेंगे। हम उसको मतलब उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाएंगे। पता ना प्रोडक्ट पेटेंट में 10 ईयर्स के बाद जो हुआ था। तो मैंने कहा कि जो ऑलरेडी दवाई हैं वो तो डिमांड सप्लाई के बेसिस उनकी प्राइसेस हैं सबकी, कॉस्ट प्लस कोई चीज़ दवाई आपकी 1 रुपये में बनती है तो आपकी 1.5 रुपये में गोली मिल जाती है आपको। 10 गोली का एक वो होता है जो पैकेज में, वो 15 रुपये का 20 रुपये का मिल जाता है। तो मैंने ये जो सारे मिल रही हैं महंगे कैसे हो जाएंगे। तो कही नहीं वो महंगे नहीं होंगे, इतना धीरे से बोल दिया मुझे। तो मुझे समझ में आया कि ये सारे लोगों को इट इज़ इनका जो है ना एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है पॉलिटिकल, जो कि सबको गलत तरीके से सिखाता है। क्योंकि जो वहाँ पे जो 300 लोग बैठे हुए थे उनको तो ये समझ में आ गया ना बहुत महंगी हो जाएंगी सब दवाइयाँ, यू शुड अपोज द गवर्नमेंट टू ज्वाइन दिस थिंग एंड ऑल दैट। तो पॉलिटिकल वो करते हैं, गलत है ये चीज़। अदरवाइज उसके साथ कोई मॉनेटरी या इकोनॉमिक गेन्स या लॉसेस नहीं जुड़े हुए थे। अगर हम मतलब वो नेशनल प्राइड की बात है, वो अलग बात है। किस अगर चीज़ में? उसको हम हल्दी के जो पेटेंट की बात है, अगर हम उसे जो देश का सम्मान जुड़ा है उसे हटा दें, उस बात को मतलब किनारे रख के अगर मॉनेटरी और इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो पेटेंट करा लेते। तो ऐसा है कि इसमें ये है कि अगर उन्होंने पेटेंट कर लिया, अब अगर कोई कंपनी कहती है कि इसको हम कैप्सूल के फॉर्म में दे रहे हैं फॉर वुड डीलिंग प्रॉपर्टी, तो उनका जो USA का पेटेंट था अगर वो इंडिया में भी करा लेते तो वो उसकी कैप्सूल नहीं बेच सकता। अच्छा, इंडिया में तो कोई करेगा नहीं कैप्सूल बेचने का काम, क्योंकि इंडिया में तो बड़ा देसी सिस्टम है। आप उसको हल्दी को थोड़ा गर्म दूध में डाल लें, बॉयल करें, पी लें, दूध में इलायची डाल के, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि रसमलाई का टेस्ट आता है, रसमलाई की जूस वाला टेस्ट आता है। तो हमारे यहाँ तो सिस्टम पर वो और कंट्रीज में जहाँ पे वो पेटेंट कराया था बंदा, तो हरियर कोहली और ये लोग, तो वहाँ पे जहाँ और कहीं किसी कंट्री में उनका पेटेंट होता तो वहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी गोली को यहाँ से। इंडिया में तो कॉमन नॉलेज है, आप बना भी लेंगे ना गोली कि टर्मरिक की कैप्सूल में आपने टर्मरिक भर दिया कि आप सुबह दोपहर शाम 3 बार गोली ले लो। पर हम कच्ची हल्दी नहीं खाते हैं, हम नॉर्मली इसको उसमें प्रेफर करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग करके कर सकते हैं, इसको कैप्सूल में डाल देंगे। तो उससे है कि कॉमर्स में तो फर्क पड़ेगा ना, कि अगर कोई सोचता है कि इंडिया में तो कोई सोचेगा नहीं, देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी की इंडिया में ऐसी गोली बना के दे दो इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। पर हाँ, देयर इज ए टाइम में काम कि वो उसमें भी कहते हैं कि भाई हाँ इसमें हम गोली बना के बेचने लग जाएगी कंपनी इंडिया में और उसका पेटेंट है सपोज, तो रोक सकता है उसको, इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। पर इट वाज ए मोर मैटर ऑफ प्राइड कि तो बेवकूफ़ी की चीज़ है, दे हैव गिवन द पेटेंट ऑन दिस थिंग व्हिच इज ए हाउस होल्ड नॉलेज। इतने करोड़ों 100-150 करोड़ लोगों को 100 करोड़ लोगों को मालूम है ये, और जो चीज़ 100 करोड़ लोगों को मालूम है, नॉवेल्टी कहाँ से आ गई उसमें? ये सब बेसिक स्टेप हमारा 1 होता है, किसी को चोट लगती है दूध में हल्दी देना है, दूध में हल्दी देना है। तो कह रहा हूँ कि ये तो सबकी इट इज हाउस होल्ड नॉलेज। हाँ सर, इट्स हाउस होल्ड। यस सर। तो जो हाउस होल्ड नॉलेज है उसको पेटेंट कहाँ से मिल जाएगा किसी को? तो and also it was a it became over a मैटर ऑफ प्रेस्टीज की इस तरह का बेवकूफ़ियाँ नहीं होना देंगे हम।
यूएसए में या किसी और कंट्री में? हाँ, वो मान सम्मान की बात मान मतलब सम्मान कि की बात है। नेशनल। यस सर, थैंक यू। Any other question? Sir, could you please talk about WIPO's role in patenting? हाँ, WIPO का जितनी अभी अंदर मैं बताता हूँ, ये एक सेकंड, ये स्लाइड दिख रही है? हाँ, Yes sir. देखो ये मैंने अभी छोड़ दिया, ये था ना ट्रेडिशनल नॉलेज से पहले ये था। ये हैं जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारी हैं। देखो, दीज आर ऑल आर वाइपो एडमिनिस्ट्रेड ट्रीटीज, ठीक है, इतनी सारी हैं। बॉर्न कन्वेंशन, मैड्रिड एग्रीमेंट, नैरोबी ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन की बात हम कर चुके हैं एक बार, तो थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी मेंबरशिप है, इनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन WIPO करता है, ठीक है। दीज आर ऑल द WIPO administered treaties, ओके। Okay sir. तो इसमें है कि विल डिस्कस इट लेटर ऑन, अब टाइम तो आज तो था नहीं ना। Yes sir. Okay. तो आई थॉट कि इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा, इतनी सारी ट्रीटीज है ना, देखो कितनी सारी हैं, थोड़ा थोड़ा भी डिस्कस करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इन सबको करने में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर मैंने इसको स्किप करके वी केम टू द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। Okay. एनी अदर थिंग, एनी क्वेश्चन? Sir, basically I was reading an article on Wikipedia sir, so that was like about sequencing reaction. So they have developed a new sequencing method, so they have patented in WIPO. You said that like there is no organization in the world like international organization for patenting. So that was my question, that is WIPO a patenting office? नहीं नहीं, वो पीसीटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं ना, पर पीसीटी एप्लीकेशन 27 जगहों पर आप कर सकते हो, यूएसए में कर सकते हो, यूके में कर सकते हो, इंडिया में कर सकते हो। WIPO में उनका जो पीसीटी एप्लीकेशन का एक खुला हुआ है, तो पीसीटी एप्लीकेशन को कहा होगा कि हमने फाइल किया है WIPO, इट इज अ पीसीटी एप्लीकेशन, ओके। Okay sir. वो डिटेल में पढ़ लेना, वो यही मिलेगा उसका पीसीटी एप्लीकेशन, ठीक है। Yes, I will see. चलो, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? Don't take the doubts home. Clarify all the doubts. Okay. और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो it is 3:36. We close today's.